आप सभी मेरे प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अभिषेक शुक्ला आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक शानदार से प्लेटफॉर्म फन अकेडमी पर। और उम्मीद करता हूं कि मैं आप सभी बच्चों को प्रॉपर तरीके से ऑडिबल एंड विजिबल होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो शुरुआत करते हैं अपनी इस शानदार से क्लास को। सो एज माय नेम इज अभिषेक शुक्ला एंड आई हैव 3 years of experience in teaching field. I am specialized for subject of anti-commerce and this is my code. You can use this code to get 10% discount and you can also access this code for having free special classes. ठीक है। एंड आप सभी बच्चे लोग एनटी यूजीसी नेट की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं। हेलो हाय आप सभी बच्चों को नमस्कार है। एनटी यूजीसी नेट के लिए इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं जो कि है अकेडमी, और आप सभी बच्चे लोगों के लिए परफेक्ट स्टडी पार्टनर होने वाला है जो भी नेट की तैयारी कर रहे हैं हर एक वेडनेसडे को, क्योंकि यहाँ पे नए नए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं। ये कुछ टॉप सब्जेक्ट करवाए जा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। तो आप सभी बच्चों के प्लस के कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है, आइकॉनिक के कोर्सेज अवेलेबल है, जहाँ पे अगर किसी बच्चे को कुछ भी अगर प्लस का अगर कोर्स लेता है तो उस बच्चे को क्या क्या मिलता है, लाइव क्लासेस, क्विज टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है। अगर आप आइकॉनिक का कोर्स लेते हैं तो आपको इस प्लस के सारे बेनिफिट्स के साथ ही साथ आपको पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट्स के गाइडलाइंस, इस कंप्लीट स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, ये सारी ही चीजें आप सभी बच्चों को मिल रही होंगी। तो ये कुछ बेनिफिट्स रहे आपके प्लस और आइकॉनिक के, तो आप सभी बच्चे लोग ध्यान रखेंगे इस कोड का जरूर से जरूर इस्तेमाल करना है जिससे आपको 10% का ऑफ मिल सके, चाहे आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं चाहे आप आइकॉनिक का। और आपको मैं एक सजेशन दूं तो आप सभी बच्चे लोग आइकॉनिक अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो थोड़ा सा कॉस्टली है, बट दिस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन विल प्रोवाइड मोर बेनिफिट ऑल्सो। सो आप उस चीज के लिए बिल्कुल ना घबराएं। तो आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे प्लस आइकॉनिक दोनों ही में आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और घर बैठे कुछ नहीं करना है, बस कोड का इस्तेमाल करना है, 10% डिस्काउंट लेना है आप किसी भी कोर्स के लिए अगर सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो, और किसी भी स्ट्रीम में। तो प्लस आइकॉनिक के ये सब्सक्रिप्शंस के बेनिफिट्स आप सभी बच्चों के लिए अवेलेबल हैं। तो ध्यान रखेंगे कोई बच्चा स्किप नहीं करेगा इस कोड का इस्तेमाल करना। आपके पास कॉम्बो बैचेस अवेलेबल हैं जहां पे आपको कुछ भी मतलब कंप्लीट फाउंडेशन के कंप्लीट कोर्स आपका भी हो रहा है और फाउंडेशन कोर्स भी हो रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, सभी लोग बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा उठाएंगे। और इस बैचेस को ज्वाइन करने के लिए अभी 101 इस कोड का इस्तेमाल करके एनरोल कर रहे होंगे सभी बच्चे, उम्मीद करता हूं। तो ये कुछ टॉप बैचेस भी आप सभी बच्चों के लिए लॉन्च हो चुके हैं। तो कोई भी अगर आप बैच लेते हैं आपके पास ये मेगा ऑफर्स अवेलेबल है। 6 का अगर 6 मंथ्स का लेते हैं तो 1 मंथ का आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा, 24 मंथ का लेते हैं तो 3 मंथ्स का बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो लेकिन मिलेगा जरूर, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखेंगे आप सभी बच्चे लोग। ठीक है, 24 मंथ्स का, 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, 1 मंथ का, ये कुछ बहुत ही बेहतरीन बेनिफिट है। तो ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में फटाफट आप लोग ले लें सब्सक्रिप्शन। ठीक है, बक्स बाउंटी अवेलेबल है। अगर कोई भी किसी बच्चे को कुछ इनएप्रोप्रिएट कंटेंट लगता है वीडियो के अंदर देन आप क्लेम कर सकते हैं पर्टिकुलर उस इशू के लिए। और प्राइस आपको प्राइस के लिए क्लेम कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया गया है, गूगल फॉर्म को फिल करके। ठीक है, तो और आप सभी बच्चे लोग वो के लिए स्पेशल क्लासेस फीचर्स अवेलेबल है जहां पे आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, हर लर्नर्स के लिए पोल आप हैंड रेज करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इसलिए कोई क्लास मिस नहीं करनी है साथियों। लेक्चर नोट्स डेली प्रोवाइड किए जा रहे हैं हर वक्त हर जगह, आप किसी भी डिवाइसेस एंड्रॉयड आईओएस डिवाइसेस में एक्सेस कर सकते हैं साथियों। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी स्टूडेंट। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। The teacher has been glorified by the phrase friend, philosopher and guide because शिक्षक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक वाक्यांश द्वारा महिमामंडित किया गया है क्योंकि he has to play all vital roles in the context of society. He transmits the high value of humanity to the students. He is the great reformer of the society या फिर he is a great patriot. So which will be your right answer? फटाफट बताएंगे आंसर क्या होगा आप सभी बच्चों का। चलिए तो फटाफट सारे स्टूडेंट्स बताएंगे क्या होगा आप सभी बच्चों का आंसर। द टीचर हैज बीन ग्लोरिफाइड द फ्रेज फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड बिकॉज ही हैज टू प्ले ऑल द वाइटल रोल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, उसे समाज के संदर्भ में सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, इसीलिए चलिए तो बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जिन बच्चों का आंसर बी आ रहा है बिल्कुल एकदम करेक्ट है आंसर, ध्यान रखेंगे। ठीक है, सो बी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है,
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? The most important cause of failure for teacher lies in the area of interpersonal relationship, lack of command over the knowledge of the subject, verbal ability या फिर strict handling of the students. So which will be your right answer? फटाफट बताएंगे क्या होगा आंसर। ये आप सभी बच्चों को मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये थोड़ा सा ये क्लास मुझे लगता है कॉमर्स कॉमर्स के आप सभी बच्चों की क्लास है एंड आप सभी बच्चों को मैं एक चीज बताना चाहूंगा, थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गया है कि आप लोगों की जो पीपीटी मैंने अपलोड की है वो आपकी कॉमर्स की जगह पे टीचिंग एप्टीट्यूड की आ गई, राइट। सो कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो गया हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी हमारे पढ़ाई का पार्ट ही है, ठीक है। चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए चाहे कॉमर्स, आपको वो तो लाना ही है नंबर, ठीक है। तो फटाफट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का। द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज ऑफ फेल्योर फॉर अ टीचर लाइज इन द एरिया ऑफ, शिक्षक के लिए विफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण निम्न क्षेत्र में निहित है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, लैक ऑफ कमांड ओवर द सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। सो जो भी बच्चे आंसर इसका बी दे रहे हैं वो बिल्कुल है एकदम करेक्ट आंसर, लैक ऑफ कमांड ओवर द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। दिस विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। So which will be your right answer? A teacher can establish rapport with his students by, एक शिक्षक अपने छात्रों के साथ संबंध स्थापित कर सकता है किस तरीके से? बिकमिंग अ फिगर ऑफ अथॉरिटी, अधिकार का एक आंकड़ा बनाकर, या फिर इंप्रेसिंग स्टूडेंट्स विद नॉलेज एंड स्किल्स, ज्ञान और कौशल के साथ छात्रों को प्रभावित करना, या प्लेइंग द रोल ऑफ गाइड, या बिकमिंग अ फ्रेंड टू द स्टूडेंट्स, एक गाइड की भूमिका निभा रहा है, या फिर छात्रों के लिए एक दोस्त बनना, बिकमिंग अ फ्रेंड टू द स्टूडेंट्स। मेरे को पहले क्वेश्चन में ऐसा लगा कि आप सभी बच्चों को थोड़ा सा मुझे लगा, लेकिन मैंने कहा कि चलो हो सकता है शायद करेक्ट हो, ठीक है। बट कोई दिक्कत नहीं भाई, बी विल बी योर राइट आंसर, इंप्रेसिंग स्टूडेंट्स विद द नॉलेज एंड द स्किल्स विल बी योर राइट आंसर। तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर, ज्ञान और कौशल के साथ छात्रों को प्रभावित करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा एक शक्तिशाली उपकरण है, शक्तिशाली, ठीक है। एजुकेशन इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, पर्सनल, कल्चरल और ऑल ऑफ द अबव। जितने भी स्टूडेंट्स क्लासेस को ज्वाइन करेंगे वो सभी बच्चे लोग लाइक शेयर भी करते जाएंगे फटाफट क्लासेस को। जितने भी स्टूडेंट्स आप सभी बच्चे लोग क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हैं, आप सभी बच्चे लोग लाइक शेयर करते जाएंगे जितने भी बच्चे लोग हैं। डी विल बी योर राइट आंसर। ये सारे ही आपके जो एजुकेशन है, जो आपका एजुकेशन होता है, शिक्षा बोलते हैं ना कि शिक्षा एक राजा पूजते इन राज्यते राजा पूजते राज्यते, बट उसको बोलते हैं शिक्षा, है ना। जो शिक्षा ने ज्ञान पूजते सर्वत्र, मतलब हर जगह सर्वदा और हर जगह पूजा जाता है ज्ञान को। तो शिक्षा से ही ज्ञान आता है, इसीलिए कहते हैं कि आप लोग जितनी ज्यादा पढ़ाई करेंगे, क्योंकि इसकी कोई उम्र नहीं होती, कोई इसका लिमिट नहीं होता है, समाज को बदलने में, एक इंसान को बदलने में, संस्कृति को बदलने में, एक नई दिशा दिखाने के लिए एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आपका आंसर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसलिए कहते हैं पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि आपके जब आप कहीं कहीं बात करेंगे, कहीं अपने पॉइंट्स रखेंगे, तो वो पॉइंट्स के वजह से आपकी बात में वजन होगी, आपकी बात लोग मानेंगे, है ना। बात मनवाने के लिए आपके बात में दम होना चाहिए, तो उस दम को दिखाने के लिए पढ़ाई करना है हमें। A teacher's major contribution towards the maximum self-realization of the student is affected through,
छात्र के अधिकतम आत्म साक्षात्कार की दिशा में एक शिक्षक का प्रमुख योगदान प्रभावित होता है। Constant fulfillment of the students' needs, strict control of classroom activities, sensitivity to students' needs, goals and purposes, strict reinforcement of academic standards. So शैक्षणिक मानकों का सख्त सुदृढ़ीकरण। तो जल्दी से फटाफट आंसर सभी लोग। सो ज्यादा समय नहीं लेते हुए सभी लोग आंसर करते हैं, और जितने भी बच्चे लोग क्लासेस को ज्वाइन कर रहे होंगे सभी स्टूडेंट्स लाइक शेयर जरूर करते जाएंगे, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स लाइक शेयर जरूर करते जाएंगे। तो इस चीज का देखेंगे, कॉमर्स के बाय मिस्टेक ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है। चलिए, सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज सेंसिटिविटी टू स्टूडेंट्स नीड्स गोल्स एंड पर्पसेस। छात्रों की जरूरत, लक्ष्य और उद्देश्यों के प्रति संवेदनशीलता, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। Research problem is selected from the standpoint of researchers' interest, financial support, social relevance या availability of relevant literature। अनुसंधान समस्या का चयन किसके दृष्टिकोण से किया जाता है? शोधकर्ता के रुचि, वित्तीय सहायता, सामाजिक प्रासंगिकता या प्रासंगिक साहित्य की उपलब्धता। कौन सा आपका सही उत्तर हो जाएगा? फटाफट उत्तर देंगे। फटाफट बताएंगे। रिसर्च प्रॉब्लम इज सेलेक्टेड फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ रिसर्चर्स इंटरेस्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सोशल रेलेवेंस, अवेलेबिलिटी ऑफ रेलेवेंस लिटरेचर। कौन सा सही हो जाएगा? जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे, जल्दी से, कॉमन फास्ट। आप सभी बच्चे लोगों को लाइक शेयर करते जाना है क्लासेस को। अगर क्लास पसंद आ रही है तो सभी स्टूडेंट्स एक बार लाइक का बटन दबाएंगे। देखो, आप लोगों को मैं बताऊं, हमारे लिए कुछ नहीं है, आप लोगों का प्यार सपोर्ट ही चाहिए, और प्यार सपोर्ट, और हमें कैसे पता चलेगा कि आप हमें मतलब सपोर्ट कह रहे हैं? मतलब सपोर्ट जब लाइक करते हैं ना, तो एक मोटिवेशन हमें, हमारे लिए भी मिलता है कि हाँ, बच्चों को चीजें समझ में आ रही है, बच्चों को क्लासेस पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है क्लासेस, तो कहीं ना कहीं उस चीज को अच्छा लगता है हम लोगों को भी, ठीक है। सो रिसर्च प्रॉब्लम इज सिलेक्टेड फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ सोशल रेलेवेंस, सामाजिक प्रासंगिकता को देखते हुए यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है जो रिसर्च की जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे गैर संभाव्यता नमूनाकरण कहा जाता है? विच वन इज कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, ठीक है। क्लस्टर सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, रैंडम सैंपलिंग। क्लस्टर नमूनाकरण, कोटा नमूनाकरण, व्यवस्थित नमूनाकरण या फिर स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण। सो विच विल बी योर राइट आंसर? फटाफट आंसर बताएंगे। किसे गैर संभाव्यता नमूनाकरण कहा जाता है? Which one is called the non-probability sampling? Cluster sampling, quota sampling, systematic sampling, stratified random sampling। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या? कोटा सैंपलिंग आपका बिल्कुल सही आंसर। कोटा नमूनाकरण, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या? कोटा सैंपलिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या? परिकल्पना के निरूपण की आवश्यकता नहीं हो सकती है। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस में नॉट बी रिक्वायर्ड इन सर्वे मेथड, हिस्टोरिकल स्टडीज, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज या नॉर्मेटिव स्टडीज। सो सर्वेक्षण विधि, ऐतिहासिक अध्ययन, प्रायोगिक अध्ययन या फिर मानक अध्ययन। परिकल्पना के निरूपण की आवश्यकता नहीं हो सकती है। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस में नॉट बी रिक्वायर्ड इन।
चलिए, तो फटाफट आंसर करेंगे। सो बी आपका बिल्कुल सही आंसर, हिस्टोरिकल स्टडीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नॉर्मेटिव स्टडीज क्या होती है, देखो ध्यान से समझना आप सभी लोग। नॉर्मेटिव स्टडीज का मतलब ये होता है कि जब हम वहां पे कोई पर्टिकुलर आइडियाज प्रोवाइड करते हैं, दैट व्हाट ऑट टू बी, मतलब क्या वहां पे क्या होना चाहिए, दैट दैट इज अ टाइप ऑफ नॉर्मेटिव स्टडीज। देखो एक होती है, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स? दिस इज व्हाट कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मीन्स जब आप कोई भी चीज, जो भी चीजें हो रही होती हैं, समझना ध्यान से, जब आपकी कोई भी चीजें हो रही होती हैं तो जब कोई भी चीजें मतलब फैक्ट नॉर्मली, जैसे कि मान लीजिए कोई भी मतलब ऐसा किसी प्रकार का नशा करता है या फिर कोई भी चीजें हो रही है, चाहे वो गलत हो रहा है चाहे सही हो रहा है, बट वो उस स्टडी को कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। कुछ भी ऐसी चीजें जो आपकी फैक्चुअल चीजें हो रही हैं, चाहे अगर कोई सिगरेट पी रहा है तो वो कहेंगे हाँ सिगरेट पी रहा है, दैट इज व्हाट वी आर स्टडिंग अबाउट, सिगरेट इज हार्मफुल और नॉट, दिस इज व्हाट अबाउट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। बट इफ वी टॉक अबाउट दैट इज विच इज शुड बी राइट, क्या ये सही है या फिर नहीं है, और इसको कैसे सही किया जा सकता है या इस पे सुधार कैसे किया जा सकता है, अगर हम इस चीज पर बात करेंगे, दैट इज व्हाट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ध्यान से समझना, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो आप सभी बच्चे लोगों को मतलब क्या है कि यहाँ पे फैक्चुअल चीजें आपको प्रोवाइड की जाती हैं, जो भी चीजें हो रही होती हैं वो फैक्चुअल चीजें सही है या नहीं है, या उसको कैसे सही किया जा सकता है, दैट इज व्हाट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इट मींस व्हाट इन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वी प्रोवाइड द आइडियोलॉजी, we are provide the ideology, that is what normative economics. ठीक है, positive economics we think about the factual things only, right? So come to the next question, that is what question number 10, 1976 1996 1996 2006 में भारत में पुरुषों और महिलाओं में एड्स के प्रसार का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नमूना पद्धति उपयुक्त किया गया है? तो जल्दी में, क्लस्टर, सिस्टमैटिक, कोटा या फिर स्ट्रेटिफाइड? चलिए, तो ये आप सभी बच्चों का मतलब होगा, तो फटाफट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड इज अप्रोप्रिएट टू स्टडी द प्रीवैलेंस ऑफ एड्स अमंग्स द मेल एंड फीमेल इन इंडिया? क्लस्टर, सिस्टमैटिक, सो विच विल बी राइट आंसर? सभी स्टूडेंट्स लाइक शेयर जरूर करते जाएंगे, जितने भी बच्चे लोग हैं, जितने भी बच्चे लोग ज्वाइन करेंगे क्लासेस को, सभी स्टूडेंट्स लाइक करते जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि मैंने जो समझाया आप सभी बच्चे लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ठीक है, क्योंकि 76 86 96 फिर 2006, दिस इज व्हाट सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, व्यवस्थित सैम्पलिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे फटाफट सारे स्टूडेंट्स। कम्युनिकेशन विद वनसेल्फ इज नोन एज ग्रुप कम्युनिकेशन, ग्रुप वन कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। स्वयं के साथ संचार के रूप में जाना जाता है। समूह संचार, अंगूर संचार, पारस्परिक संचार या फिर इंटरपर्सनल संचार। ग्रैप फाइन कम्युनिकेशन इज द टाइप ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ना, इनफॉर्मल। तो वहां पे गलती से हिंदी में अंगूर संचार, तो उसमें अंगूर मत समझिए, ठीक है।
चलिए, सो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। कम्युनिकेशन विद वन सेल्फ, खुद से ही कभी कभी हम बातें करते हैं ना, शीशे में खड़े होकर ऐसे बातें कर रहे हैं, यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रापर्सनल, जब हम खुद से बातें कर रहे होते हैं, राइट। जब खुद से बातें करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल जहां पे एक से ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। इंटरपर्सनल जब मैं आपसे, जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूं, इट मींस व्हाट, दिस इज विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल। और ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन जब हम इनफॉर्मल तरीके के, जब जिससे हम, चाहे कौन सीनियर है कौन जूनियर है, उनसे हम बातें कर रहे हैं। ग्रुप कम्युनिकेशन जहां पे ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, देयर इज अ नंबर्स ऑफ पीपल देयर इन्वॉल्वड इन द पर्टिकुलर सिचुएशन एंड कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर, देन इट इज कॉल्ड ग्रुप कम्युनिकेशन, समूह संचार जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। भारत में टीवी के लिए कौन सी प्रसारण प्रणाली का पालन किया जाता है? विच ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम फॉर टीवी इज फॉलोड इन इंडिया? एनटीएससी, पेल, सेकेम या फिर एनटीसीएस? फटाफट बताएंगे। उम्मीद करता हूं हिंदी वाले भी देखने में सफल हो पाएंगे इस चीज में। चलिए, तो चलिए, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, दैट इज व्हाट, पेल। पेल विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। पेल आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, ठीक है। चलिए, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो हिंदी वालों को उम्मीद करता हूं, ठीक है। तो प्रोग्रामेबल, जिनको ये चीज ना पता हो, प्रोग्रामेबल, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसके रुकिए, प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक, ठीक है। सो दिस विल बी योर राइट आंसर, पीएएल का फुल फॉर्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नहीं, प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक, सो विच विल बी योर राइट, दिस विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए, All India Radio before 1936 was known as India Radio Broadcasting Service of India. In a broadcasting service, All India Broadcasting Service. So which will be your right answer? Too fast. जी नहीं, फेज अल्टरनेटिंग लाइंस नहीं, आपका इसका पीएल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? प्रोग्रामेबल अर्रे लाइंस। चलिए, सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज व्हाट, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। बहुत ही बढ़िया।
ठीक है, जिनका आंसर सी आएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, दैट इज व्हाट इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 विल बी योर राइट आंसर। चलिए द बिगेस्ट न्यूज एजेंसी ऑफ इंडिया इज, भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी कौन सी है? पीटीआई, यूएनआई, नैप, एनएबी या फिर समाचार भारती। नमस्कार आप सभी बच्चों, आप ये तो बच्चों का हो गया, लेकिन वैसे न्यूज जब बोलते होंगे तो बोलते हैं नमस्कार, मैं अभिषेक शुक्ला, आप सभी बच्चों मैं अभिषेक शुक्ला इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री जापान के दौरे पर हैं, जहां पर भारत देश के अंदर बढ़ रही आबादी के ऊपर डिस्कशन होगा और कैसे यहाँ पे बुलेट ट्रेन लेकर आया जाए, और बुलेट ट्रेन की जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को कैसे यहाँ पे अडॉप्ट किया जाए, उस टेक्नोलॉजी पर जो लोन लिया जा रहा है और उस लोन पर क्या इंटरेस्ट होगा, क्या चीजें हैं, उस पर बातचीत जारी रहेगी। नमस्कार, मिलते हैं मोदी जी के साथ, जब मोदी जी हमारे डिस्कशन कर रहे होंगे तब हम बात करें। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं एज अ मतलब कॉमेडी की तो वैसे बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे पता है कि यार जो जर्नलिस्ट होते हैं उनका कितना मुश्किल काम होता होगा इन सारी चीजों को बताना, है ना। तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए विल बी योर राइट आंसर, दैट इज व्हाट नैनएप, सॉरी पीटीआई। ठीक है, तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज व्हाट बिगेस्ट न्यूज एजेंसी ऑफ इंडिया इज, दैट इज व्हाट ए, पीटीआई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप सभी बच्चों का फटाफट आंसर करेंगे। प्रसार भारती वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर, प्रसार भारती को वर्ष में लॉन्च, किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? 1995, 1997, 1999 या 2001? चलिए, प्रसार भारती वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर, प्रसार भारती को वर्ष किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? 1995 में, 1997 में, 1999 में या 2001 में? फटाफट बताएंगे किस ईयर में लॉन्च किया गया था प्रसार भारती को, बताएंगे। चलिए किस ईयर में भाई, किस ईयर में? चलिए बी 1997, जिन बच्चों का आंसर बी आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, a statistical measure based upon the entire population is called parameter, while measure based upon a sample is known as, संपूर्ण जनसंख्या पर आधारित एक सांख्यिकीय माप को पैरामीटर कहा जाता है, जबकि एक नमूने पर आधारित माप को क्या कहा जाता है? सैंपल पैरामीटर, इन्फ्रेंस, स्टैटिस्टिक्स या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई भी नहीं? चलिए, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी विल बी योर राइट आंसर, दैट इज व्हाट इन्फरेंस विल बी योर राइट आंसर, अनुमान लगाना। ठीक है, अनुमान बोलना या फिर अनुमान लगाना, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, सह संबंध गुणांक का महत्व इस तथ्य में निहित है कि the importance of the correlation of coefficient lies in the fact that there is a linear relationship between the correlated variables. It is one of the most valid measure of statistics. Yeah, it allows one to determine the degree or strength of the association between two variables. ठीक है, या फिर इट इज नॉन पैरामेट्रिक मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो यह सांख्यिकीय विश्लेषण की एक गैर पैरामेट्रिक विधि है। चलिए फटाफट बताएंगे। चलिए सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दैट इज व्हाट इट अलाउज वन टू डिटरमाइन द डिग्री और स्ट्रेंथ ऑफ द एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ किसी को दो चर के बीच संबंध की डिग्री या ताकत निर्धारित करने की अनुमति देता है। ठीक है, सी विल बी योर राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, एफ टेस्ट क्या होता है? इट इज essentially a two-tailed test, it is essentially a one-tailed test, या it can be a one-tailed as well as two-tailed depending on the hypothesis, या फिर it can never be a one-tailed test। ये कभी हिंदी इतना ही पढ़े तो ज्यादा बेटर है ना। चलिए मतलब इसका हिंदी, क्योंकि यहाँ पे टेल्ड का मतलब आप पूछ वाला परीक्षण हो जाएगा ना। चलिए तो फटाफट आंसर करेंगे। एफ टेस्ट विल बी योर व्हाट? सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इट कैन बी वन टेल्ड एज 12 एज वेल एज टू टेल्ड डिपेंडिंग ऑन द हाइपोथेसिस। सो सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अक्षर क्या होगा? डी सी डब्ल्यू एक्स एफ जी वी यू एच टी एस। व्हाट विल बी द नेक्स्ट लेटर इन द फॉलोइंग सीरीज? फटाफट बताएंगे। चलिए सी से आई आर क्यू, जे आई आर क्यू। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आपका क्या हो जाएगा? जे आई आर क्यू। ए बी सी डी, हाँ से करेंगे। ए बी सी डी ई एफ जी आई जे, मतलब क्या? उसका जस्ट पहले वाला उसके बाद वाला, मतलब अपोजिट कर देना है। क्यू आर, ठीक है, तो क्यू आर, आर को पहले रख दिया, क्यू को बाद में रख दिया। ठीक है, डब्ल्यू एक्स होता है तो एक्स को पहले रख दिया, डब्ल्यू को बाद में रख दिया, तो इस तरीके से। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कथन अहिंसक होना अच्छा है एक है। द स्टेटमेंट टू बी नॉन वायलेंट इज इट गुड, सॉरी इज गुड इज मोरल जजमेंट, फैक्चुअल, या फिर रिलीजियस जजमेंट, या वैल्यू जजमेंट?
चलिए फटाफट आंसर करेंगे, फटाफट। ओनली 5 सेकेंड्स बचे हुए हैं आप सभी बच्चों के पास। जितने बच्चे क्लासेस को ज्वाइन कर लेंगे सभी लोग, आप क्लासेस को लाइक शेयर करते जाएंगे। जितने बच्चे क्लासेस को ज्वाइन करेंगे सभी स्टूडेंट्स, और आप सभी बच्चों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम भी प्रोवाइड किया जाएगा, टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड किया जाएगा, जहां पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। सो आप सभी बच्चे लोग जरूर ध्यान देंगे और उसको ज्वाइन कर लेंगे। सो ए मोरल जजमेंट विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही आ जाएगा। कथन अहिंसक होना चाहिए, एक है नैतिक निर्णय, तथ्यात्मक निर्णय, धार्मिक निर्णय या फिर मूल्य निर्णय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर करेंगे। दावा है कि मनुष्य एक तर्क संगत प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कारण इसके पीछे दिया गया है, मैन इज अ रेशनल बीइंग, और इसके पीछे जो कारण दिया गया कि मैन एक सोशल बीइंग होता है, इसलिए। तो ए और आर सही है, और आर सही एक्सप्लेनेशन देता है ए का, और आपका ए और आर सही है और आर गलत एक्सप्लेनेशन देता है ए का, या ए सही है आर गलत है, ए गलत है आर सही है। फटाफट बताएंगे। चलिए फटाफट आंसर करेंगे। सो बी आपका बिल्कुल सही आ जाएगा। ए और आर सही तो है, बट इसका कहने का मतलब एक सोशल बीइंग होता है, इसलिए वो रेशनल बीइंग और तर्क संगत प्राणी है। तो ये बिल्कुल कहना एकदम हमारे लिए थोड़ा गलत होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर करें। तो बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दोनों ए आर सही, बट आर आपका सही एक्सप्लेनेशन व्याख्या नहीं करता है ए को एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, चलिए मूल्य निर्णय हैं, वैल्यू जजमेंट्स आर फैक्चुअल जजमेंट्स, ऑर्डिनरी जजमेंट्स, नॉर्मेटिव जजमेंट्स या फिर एक्सप्रेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। मूल्य निर्णय क्या है? तथ्यात्मक निर्णय या फिर साधारण निर्णय, मानक निर्णय, जनमत की अभिव्यक्ति। बताएं फटाफट क्या होगा आंसर। चलिए फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा आंसर। वैल्यू जजमेंट्स आर फैक्चुअल जजमेंट्स, ऑर्डिनरी जजमेंट्स, नॉर्मेटिव जजमेंट्स, एक्सप्रेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। मूल्य निर्णय क्या है? तथ्यात्मक निर्णय, साधारण, मानक या फिर जनमत की अभिव्यक्ति। फटाफट बताएंगे आंसर क्या होगा बच्चों, फटाफट। चलिए सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी विल बी राइट, दैट इज व्हाट नॉर्मेटिव जजमेंट्स, मानक निर्णय। ठीक है, मानक निर्णय आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मानक निर्णय, सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक, सी नॉर्मेटिव जजमेंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। निगमनात्मक तर्क निम्नलिखित से प्राप्त होता है। डिडक्टिव रीजनिंग प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, पर्टिकुलर टू जनरल, वन जनरल कंक्लूजन टू अनदर जनरल कंक्लूजन, वन पर्टिकुलर कंक्लूजन टू अनदर पर्टिकुलर कंक्लूजन। चलिए ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए विल बी योर राइट आंसर, दैट इज व्हाट जनरल टू पर्टिकुलर, सामान्य से विशेष। निगमनात्मक तर्क
निम्नलिखित से प्राप्त होता है। डिडक्टिव रीजनिंग प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगरतला को कोड में 1416817 लिखा जाता है, आगरा का कोड क्या है? आगरा का क्या होगा? अगर बहुत इजी है भाई, तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है अगर आप सभी बच्चों के लिए कि अगरतला AGARTALA को 1416817 लिखा जा रहा है, तो फिर आगरा को क्या लिखा जाएगा? हाँ, आगरा 1416। तो बिना सोचे समझे तुरंत इसमें आंसर आ गया भाई। आगरा को क्या लिखेंगे? सिंपल था इसमें। क्यों भाई, सही है सभी लोगों का? गलत है, समझ गए? यहाँ पे बच्चे मुझे पता है कि यहाँ पे लिख देंगे आगरा को। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अगर, यहाँ पे 61, ध्यान देखो यहाँ पे 1461, डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, डी बिल्कुल सही आंसर होगा। ये यहाँ भी देखो गलत दे रहा है। ठीक है, डी आपका सही आंसर होगा। ध्यान से देखेंगे, आपका डी बिल्कुल सही आंसर होगा 1461। ठीक है, ए जी 14। ठीक है, फिर ए, फिर इसके बाद ए 1, एक सेकंड रुकिए, 141 ए जी इसके बाद आर है ना, आर का क्या होगा आप सभी बच्चों का? ए जी ए आर 6 141। कंफ्यूज हो गया यार, आप लोग भी यार कर दिए कंफ्यूज। ठीक है, AGAR। ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा आपका 1, जी का क्या हो जाएगा 4, फिर ए का क्या हो जाएगा 1, फिर इसके बाद क्या नाम है, आर का क्या हो जाएगा? आर का 1 2 3 4, 1 2 3 4 6, 1416 बी सही तो है, क्या दिक्कत है? अच्छा अच्छा, आर ए है ना, सॉरी आर ए है ना, तो 61 होगा, बिल्कुल सही है। डी बिल्कुल सही हो जाएगा। फालतू में कंफ्यूज, मैं भी अगरतला में आगरा में आ गया। चलो ठीक है, सही है। ठीक है, डी आपको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिचयन पर लागू नहीं होता है? which one of the following principles is not applicable to sampling units must be clearly defined, sample units must be dependent on each other, या फिर same units of samples should be used throughout the study, sample units must be taken throughout the study, chosen in a systematic and objective manner. So which will be your right answer? फटाफट आंसर करेंगे। फटाफट। फटाफट आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिचयन पर लागू नहीं होता है? बी। सो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सैंपल यूनिट्स मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, नमूना इकाइयां एक दूसरे पर निर्भर होनी चाहिए। ठीक है, बी आपका बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या डेटा को सबसे व्यापक स्रोत है? Which one of the following is the most comprehensive source of population data? National Family Health Service, National Sample Service, Census, and Demographic Health Service. Which will be your right answer? So कौन सा बिल्कुल सही आंसर होगा? Which one of the following is the most comprehensive source of population data? फटाफट आंसर करेंगे, कौन सा आंसर आपका बिल्कुल सही होगा? निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या डाटा को सबसे व्यापक स्रोत है? सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सेंसस, जनगणना। ठीक है, जनगणना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। यदि 1 जनवरी 2007 को सोमवार है तो 1 जनवरी 1995 को कौन सा दिन था? If January 1st 2007 is Monday, so what was the day on 1st January 1995? चलिए जल्दी से फटाफट बताएंगे कौन सा दिन था, जाके देख के आइए कौन सा दिन था भाई। अगर पहले जनवरी को 2007 पहले जनवरी 2007 को मंडे था तो 1 जनवरी 1995 को कौन सा दिन होगा? चलिए फटाफट बताएंगे कौन सा दिन होगा भाई, कौन सा दिन होगा? बताएं जल्दी से। संडे, मंडे, फ्राइडे, सैटरडे, फटाफट आंसर करेंगे। If January 1st 2007 is Monday, what was the day on 1st January 1995? ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए थोड़ा सा मैं एक्चुअली इसका कंसेप्ट बोल रहा हूँ। इसमें देखो क्या होता है, ये आपका बिल्कुल संडे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक है। चलिए तो आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज व्हाट संडे। एक्चुअली क्या है, देखो आप अगर देखेंगे लीप ईयर तो 1996 पढ़ा, फिर 2000 पढ़ा, फिर इसके बाद 2004 पढ़ा, फिर इसके बाद आपका पढ़ा 2007, राइट 2007। तो ये आपका पूरा एग्जैक्ट हो गया। अब 365 डेज होते हैं, आप सभी बच्चों को पता है। इसमें भी 365, इसमें भी 365 और इसमें भी 365 डेज हो जाएंगे। लेकिन आप ये समझिए, ऐसा समझिए आप ऐसा कि 3 आपके लीप ईयर पड़े 1995 को जाने के लिए, है ना? 3 लीप ईयर पड़े 1995 पर जाने के लिए। कितने? 3 लीप ईयर, क्योंकि 1996, 2000 और 2004, 3 लीप ईयर जाने पड़े पीछे 1995 को जाने के लिए। तो उस ईयर में 365 है, ठीक है, 365 है, उसमें से 1 डे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो जिस दिन मंडे है तो मंडे को उसी दिन, क्योंकि उसी दिन की बात हो रही ना, तो मंडे है तो एक दिन माइनस कर देंगे, तो उसके पहले क्या होता है भाई? संडे होता है। तो संडे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित श्रृंखला में से लुप्त संख्या सम्मिलित करें। 4, 16, 8, 64, बीच का फिर 256। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। अब इससे इजी क्वेश्चन तो मुझे तो नहीं लगता कुछ और हो सकता है। चलिए श्रेया तिवारी जी, ठीक है। चलिए इंसर्ट द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या सम्मिलित करें। 4, 16, 8, 64, 4 चौक 16, फिर 16 के बाद 8। चलिए बताएं जल्दी से। फटाफट बताएंगे लुप्त संख्या क्या होगी। 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, 64 का स्क्वायर क्या होगा? ऐसे करेंगे। 16 है आपका आंसर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसका ऐसा होगा 4 चौक 16, 8 दूनी 16। ठीक है, 4 चौक 16, 8 दूनी 16। इसके बाद 8, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 का स्क्वायर, और फिर उसके हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे 16 4 जाए, क्योंकि उसको 8 से किया तो इसको 4 से करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद 16 का स्क्वायर 256। ठीक है, 256 हुआ। 16 का स्क्वायर। अब इसको इसके नेक्स्ट वाले को क्या करेंगे?
नेक्स्ट वाले यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई, नेक्स्ट अगर 256 है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाना चाहिए, कितने 4 जा 256 है ना, कितने 4 जा 256, तो 64, तो यहाँ पे 64 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सही हो गया बिल्कुल, तो यहाँ पे 64 आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक को जैसे मल्टीप्लाई, जिसका आपने स्क्वायर किया उसके नेक्स्ट वाला जो आप अप्लाई करो उसी का आधे से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी कर सकते हैं। बाकी अलग अलग ट्रिक भी हैं आप सभी बच्चों के पास, तो उस अलग अलग ट्रिक के साथ भी आप लोग कर सकते हैं। सही, ठीक है, तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए, या फिर हाफ भी कर सकते हो, ऐसा भी नहीं, हाफ भी कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ कर सकते हो। और दूसरा ट्रिक ये भी मिल गया कि 4 के बाद 16 है, 16 के बाद 64 है, मान लो अगर नेक्स्ट उससे पूछ लेता तो 16 के बाद फिर 8 फिर 64 लिखा फिर 16 लिख दिया, फिर उसके नेक्स्ट को रख दिया यहाँ पे 64। ठीक है कि नहीं है, तो इस तरीके से भी कर सकते हो। तो तरीके अलग अलग होते हैं सबके अपने अपने। ठीक है, और रीजनिंग में तो वाकई में तरीके सबसे ज्यादा अलग होते हैं। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 170 एट अ लॉस ऑफ 81%, व्हाट वुड बी द इट्स सेलिंग प्राइस इन ऑर्डर टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 11%। यदि एक वस्तु 1 रुपए मतलब कुछ रुपए में बेची जाती है 178 11% की हानि पर, तो क्या होगा, फटाफट आंसर करेंगे। चलिए, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर। 1 मिनट का ही टाइम मिला था, बट आपको अगर अभी भी मतलब काफी बच्चे इसको टाइम ले रहे होंगे, इसमें टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन अगर है तो टाइम कंज्यूम ले रहे हो, बट आपको इसीलिए कहते हैं ना कि आप सभी बच्चों को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ट्रिक से निकाल के तुरंत आप लोग आंसर कर देंगे। हालांकि रीजनिंग आपको आनंद सर पढ़ाते हैं, तो एक बार आनंद सर से ये सारी चीजें ट्रिक आप पूछ सकते हैं उनसे। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। वो वाकई में ये डायलॉग जो है ना, डायलॉग की तरह नहीं, हमें इस पे काम भी करना है, अमल करना है इस पर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, WYSIWYG स्क्रीन पर एक दस्तावेज के प्रदर्शन का वर्णन करता है क्योंकि यह वास्तव में प्रिंट होगा। तो डिस्क्राइब द डिस्प्ले ऑफ अ डॉक्यूमेंट ऑन अ स्क्रीन एज इट विल एक्चुअली प्रिंट। व्हाट यू स्टेट इज व्हाट यू गेट, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, व्हाट यू सेव इज व्हाट यू गेट, और व्हाट यू सजेस्ट इज व्हाट यू गेट। So which will be your right answer? Do fast, फटाफट बताएंगे कौन सा आंसर एकदम बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए, WYSIWYG describes the display of a document on screen as it will actually print. So फटाफट आंसर करेंगे। स्क्रीन पर एक दस्तावेज के प्रदर्शन का वर्णन करता है क्योंकि यह वास्तव में प्रिंट होगा। व्हाट यू स्टेट इज व्हाट यू गेट, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, व्हाट यू सेव इज व्हाट यू गेट, या फिर व्हाट यू सजेस्ट इज व्हाट यू गेट। बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, जो आप देखते हैं वही आपको मिलता है, तो ये आपका बिल्कुल
सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर भाषा नहीं है? पास्कल, यूनिक्स, फोर्ट्रेन, कोबोल। सो फटाफट बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज? निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर भाषा नहीं है? पास्कल, यूनिक्स, फोर्ट्रेन या फिर कोबोली। कोबोली बोले कोबोल, COBOL, कोबोल। चलिए फटाफट शायद सारे आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज? निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर भाषा नहीं है? कोबोल, फोर्ट्रेन, यूनिक्स, पास्कल। और बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, आप लोगों को शायद मैंने इस क्वेश्चन को मैंने कभी न कभी तो करवाया ही है। तो आईसीटी के अगर कोई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फिर तो मैं नहीं उम्मीद करता कि आप लोगों को गलत आंसर करने के लिए, ठीक है, क्योंकि आईसीटी के क्वेश्चंस आप लोगों को इतना भर भर के मैंने क्वेश्चंस करवाए, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस की तैयारी करवाई है, तो उसमें आप लोग कोई गलती नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कीबोर्ड में कम से कम 91 कीज, 101 मतलब जो कीबोर्ड होती है हमारी, 111 कीज या फिर 121 कीज, कितनी मतलब कीज हो सकती हैं? बताएंगे आप सभी बच्चे लोग, एक कीबोर्ड में कितनी कम से कम कीज हो सकती हैं? जल्दी से फटाफट। चलिए फटाफट बताएंगे। 91 की से 101 या 111 या 121। सो बी आपका बिल्कुल सही आंसर। कम से कम भी भाई, कम से कम एटलीस्ट, कम से कम भाई 101 किस्त नहीं, 91 किस्त कोई बच्चे मत बोल देना भाई, ये आपका नहीं होगा बिल्कुल आंसर। बी बिल्कुल सही है। एक कम से कम 101, 91 किस्त में कितना होगा यार? अभी सारे बैठ के कीबोर्ड या फिर सारे अपने जो लैपटॉप के या फिर जो सिस्टम के सामने कीबोर्ड होगा उसको गिनना स्टार्ट कर, कम से कम कितना होनी चाहिए? अच्छा इस लैपटॉप में नहीं था, उस वाले लैपटॉप में कितना था, तो कम से कम इतनी तो होनी चाहिए, है ना? तो कोई दिक्कत नहीं, 101 बिल्कुल सही है। एक ईमेल में पता निम्न से बना होता है। एन ईमेल एड्रेस इज कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स या 5 पार्ट्स। फटाफट बताएंगे। एक ईमेल पता निम्न से बना होता है, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग या फिर 5 भाग। कितने बच्चे ऐसे पकड़े ऐसे गिन रहे होंगे, है ना? इसे और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी बच्चों को मैंने समझाया था। जो ईमेल का जो पता है वो आप सभी बच्चों को बहुत ही इस तरीके से बताया था मैंने कि 2 पार्ट होते हैं इसके। अच्छा आंसर ही आ गया है। ठीक है, 2 पार्ट होते हैं आप सभी बच्चों के, एक आपका यूजर नेम, एक आपका डोमेन नेम। इसी तरीके से बताया था मैंने, समझाया था आप सभी बच्चों को। डोमेन नेम, ये 2 पार्ट्स में आप सभी बच्चों का जो ईमेल है वो होता है। थोड़ा सा और क्लैरिटी में लिखा जाए तो इस तरीके से होता है। एक यूजर नेम और एक होता है आपका डोमेन नेम। ठीक है, तो डोमेन नेम बिल्कुल आपका सही, मतलब ये 2 आपके पार्ट्स होते हैं किसके? ईमेल के। ठीक है, यूज़र नेम में जैसे कि आप डाल सकते हैं, मतलब किसी का अपना यूज़र नेम होता है, उसके बाद जो @ लगता है, ऐसे ऐसे @ लगता है, फिर उसके बाद वहाँ पे @gmail.com, yahoo.com, reddit.mail.com, सो वॉट एवर दी। तो ये आपका डोमेन नेम, तो ये आपका ईमेल का 2 पार्ट हो। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, दैट इज वॉट 2 पार्ट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोरल ड्रॉ एक लोकप्रिय है। कोरल ड्रॉ इज अ पॉपुलर फॉर इलस्ट्रेशन प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, टेक्स्ट प्रोग्राम या नन ऑफ द अबव। चित्रण कार्यक्रम, प्रोग्रामिंग भाषा है, पाठ्यक्रम, कार्यक्रम, उपरोक्त में से कोई नहीं। कोरल ड्रॉ एक लोकप्रिय है या चित्रण कार्यक्रम, प्रोग्रामिंग भाषा, पाठ का कार्यक्रम। तो फटाफट बताएंगे विच विल बी योर राइट आंसर।
लाइक शेयर सभी बच्चे लोग करते जाएंगे। चलिए फटाफट बताएंगे। कोरल ड्रॉ इज पॉपुलर फॉर इलस्ट्रेशन प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, टेक्स्ट प्रोग्राम, नन ऑफ द अबव। ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, दैट इज नॉट इलस्ट्रेशन प्रोग्राम। जिन बच्चों का ए आ रहा है आंसर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इलस्ट्रेशन प्रोग्राम। 34 का आंसर क्या हो जाएगा, इलस्ट्रेशन प्रोग्राम। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। शोर की तीव्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूज्ड टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ नॉइज? डेसिबल, हर्ट्ज, फोन, वॉट्स और मीटर स्क्वायर। शोर की तीव्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? चलिए फटाफट बताएंगे। फटाफट सभी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूज्ड टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ नॉइज? शोर की तीव्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का उपयोग किया जाता है? इस क्लास में हम टोटल 50 क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डू। आपको पहले ही बता रहा हूँ, हम लोग 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इस क्लास में तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में इस क्लास को ज्वाइन करेंगे सभी स्टूडेंट। और आपका कंप्लीट पेपर वन का जो आई सेट मतलब कंप्लीट पेपर वन का जो कोर्स है पूरा, वो आपका इसमें हो रहा होगा, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो फटाफट आंसर करेंगे। क्लियर, आपका कंप्लीट इसमें पेपर वन हो रहा होगा, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और बताएंगे फटाफट आंसर। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आपकी जो शोर की तीव्रता है उसको नापने के लिए, तो बोलते हैं ना कि कितने डीबी में आवाज़ आ रही है, ऐसे करके डेसिबल होता है ना। ठीक है, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं डेसिबल्स में देखा जाता है किसी नॉइज़ की इंटेंसिटी कितनी है, मतलब उसको मेजर करने के लिए कितनी इंटेंसिटी उस नॉइज़ की है, तो वो किससे मेजर किया जाता है, आपके डेसिबल से मेजर किया जाता है। किससे, डेसिबल से। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 36। यदि जनसंख्या वृद्धि एक लॉजिस्टिक वक्र का अनुसरण करती है तो अधिकतम टिकाऊ उपज उसकी कितनी होगी? इफ द पॉपुलेशन ग्रोथ फॉलोज अ लॉजिस्टिक कर्व, सो द मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड विल बी व्हाट? यस, हर्ट्ज आप बैंडविड्थ के साथ कन्वर्ट करते हैं, इतने हर्ट्ज की होगी। ठीक है, ठीक है, चलिए। इट इज इक्वल टू हाफ द कैरिंग कैपेसिटी, या फिर इट इज इक्वल टू द कैरिंग कैपेसिटी, या फिर डिपेंड्स ऑन द ग्रोथ रेट्स, या फिर आपका क्या होगा, डिपेंड्स ऑन द इनिशियल पॉपुलेशन। चलिए बच्चे, जितने भी बच्चे ज्वाइन करेंगे लाइक शेयर करने में कोई कमी नहीं करेंगे, लाइक शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, चलिए बताएंगे। सो ए विल बी योर राइट आंसर। इट इज इक्वल टू हाफ द कैरिंग कैपेसिटी, आधा वहन क्षमता के बराबर है। यदि जनसंख्या वृद्धि एक लॉजिस्टिक वक्र का अनुसरण करती है तो अधिकतम टिकाऊ उपज उसकी आधा वहन क्षमता के बराबर हो जाती है। ठीक है, इट इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द कैरिंग कैपेसिटी, जितने भी उसकी कैपेसिटी है कैरी करने की, उसका हाफ तो वो कर लेते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। चट्टानों का रासायनिक अपक्ष मुख्यतः निर्भर करता है, केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज लार्जली डिपेंडेंट अपॉन हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग विंड एक्शंस, हैवी रेनफॉल, ग्लेशिएशन, उच्च तापमान, तेज हवा कार्यवाही, भारी वर्षा, हिमाच्छादन छादन। तो क्या होगा आंसर, फटाफट बताएंगे। हाई केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज लार्जली डिपेंडेंट अपॉन, फटाफट आंसर करेंगे।
चलिए फटाफट आंसर करेंगे। चलिए तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या? सी विल बी योर राइट आंसर, दैट इज व्हाट हैवी रेनफॉल, दिस विल बी योर राइट आंसर। ठीक, सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हैवी रेनफॉल। चलिए केमिकल वेदरिंग का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स। इट इज व्हाट एक्चुअली द वेदरिंग ऑफ रॉक्स, दैट इज व्हाट विच कम्स फ्रॉम लावा। आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए, जब वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लावा, तो ये कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ को समझना होगा कि जब वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं तो उसमें जो लावा फट के बाहर आता है, तो लावा का ही फॉर्मेशन वो बदलता रहता है, सेडिमेंट्री रॉक्स में, इग्नियस रॉक्स में, फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स में। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं एक आपका वेदरिंग का पार्ट होता है। वेदरिंग तो मतलब हालांकि इसको आप कन्वर्जन कह सकते हैं, बट वेदरिंग में क्या होता है कि चीज़ों को वो धीरे धीरे वो बदलने लगता है। ठीक है, वेदरिंग होने लगती है। तो ये आपका, अब उसके भी बड़े अलग अलग रीजंस होते हैं कि ऐसा क्यों होता है वेदरिंग। कोई केमिकल वेदरिंग कहता है, नेचुरल वेदरिंग। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा। सो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी विल बी योर राइट आंसर। फर्स्ट का ए के साथ, थर्ड का बी के साथ, सेकंड का सी के साथ और फोर्थ का डी के साथ। ठीक है, फर्स्ट का ए के साथ। ठीक है, इंसर्ट गैसेस एटमॉस्फेयर। ठीक है, बी थर्ड के साथ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, स्केलेटन मैटर, बायोस्फीयर, आप सभी बच्चों को पता ही है। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर जो है वो आप सभी बच्चों को पता होता है। आपका सॉल्ट, फ्रेश वाटर, आपको वाटर कहीं भी अगर लग गया तो वहां पे हाइड्रो बिना देखे भी मार सकता है। हाइड्रो का मतलब अगर लग गया तो वहां पे आप स्नो, आइस, सॉल्ट, ये सारी चीजें ऑब्वियसली, मतलब वाटर वाटर टोटली हाइड्रो से रिलेटेड तुरंत हो जाता है, राइट। और आपसे बच्चों का लिथोस्फीयर, वो आपका क्या हो जाएगा, सिलिकेट्स। ठीक है, क्लियर आप सभी बच्चों को। चलिए तो फटाफट आंसर करेंगे क्वेश्चन का। नेक इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन अंडर द एजिस ऑफ ICSSR, CSIR, AICTE या UGC। डी, तैयारी इसी में कर रहे हो भाई, अब इसके अलावा कहाँ कोई आंसर करेगा कोई बच्चा। UGC, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन तो होता है भाई, बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन्स एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन, राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी कब? 1958, 1976, 1989 या फिर 2000 में?
1958, 1976, 1989 या फिर 2000 में कब की गई थी भाई, कब की गई थी बताएं तो जरा, कब की गई थी सभी बच्चे लोग। तो फटाफट आंसर करेंगे, चलिए जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। कब की गई थी वुमेन्स एजुकेशन सिस्टम को, फटाफट आंसर करेंगे भाई। नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन्स एजुकेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी कब? 1958, 1976, 1989 या फिर 2000? चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़े। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए विल बी योर राइट आंसर, दैट इज 1958। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर जो हो जाएगा, कब किया गया था? 1958 में किया गया था। चलिए तो आप सभी बच्चों को किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आज के लिए इतना ही कर लेते हैं। आप सभी बच्चों को मैंने बोला ना 50 करूँगा, बट आपको कोई दिक्कत नहीं, 40 पे एंड हुआ तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो 40 क्वेश्चंस भी आपको इस क्लास में बहुत ही उम्मीद करता हूँ अच्छे लगे होंगे, मज़ा आया होगा इस 40 क्वेश्चंस को करने में आप सभी बच्चों को। और काफ़ी सबसे बड़ी चीज़ कि आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल थी ये क्लास, इस चीज़ का ध्यान रखें आप सभी बच्चों लोग, बहुत हेल्पफुल क्लास थी आप सभी बच्चों की ये। तो कोई भी बच्चा जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया होगा उन इस क्लास को ज़रूर देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में आप सभी स्टूडेंट्स, ये मैं आप सभी बच्चों से उम्मीद करता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ आते ही आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, ताकि जिन बच्चों तक ये क्लासेस नहीं पहुँच पा रही हैं वो सारे बच्चों तक भी पहुँच सके, जो एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं प्लस क्लासेस को लेने के लिए। तो इन क्लासेस का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि ये भी बहुत 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 महत्वपूर्ण क्लासेस होती हैं आपके यूजीसी मतलब नेट को क्रैक करने के लिए, ठीक है। सो आप सभी बच्चों के पास 2 मिनट का समय होगा। आप सभी बच्चे लोगों को किसी भी प्रकार का अगर कुछ इशू होता है क्वेश्चंस में, तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके किसी भी प्रकार का कोई भी अगर किसी भी से भी रिलेटेड अगर क्वेश्चन आप लोगों को आता है माइंड में तो आप पूछ सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। किसी प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो ठीक है। और बाकी मैं आप सभी बच्चों को बता रहा हूँ कि ABHI 101 अभी 101 आप जैसे ही इस कोड का इस्तेमाल करेंगे आप सभी बच्चों को 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा जब आप एनरोल कर रहे होंगे क्लासेस में। एनरोल मतलब कि जब आप सब्सक्रिप्शन ले रहे होंगे तो 10% का अगर इंस्टेंट डिस्काउंट पाते हैं तो आप पाना चाहते हैं तो अभी 101 ABHI 101 इस क्लास को आप लोग सॉरी इस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी जिन्होंने जो भी बच्चे फर्स्ट कमर्स हैं मतलब जो पहली बार आए हैं क्लास में, तो वो सारे बच्चे लोग आप अभी 101 इस कोड का इस्तेमाल करके आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस भी पढ़ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब क्या, आप लोग अपना फ्री प्लान अनलॉक कर सकते हैं और आप लोग स्पेशल क्लासेस बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे देख सकते हैं, ठीक है। स्पेशल क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। क्लियर से बच्चों को? तो स्पेशल क्लासेस जो कि बिल्कुल फ्री होती है, और मेरी ही नहीं आप हर एक एजुकेटर की क्लासेस देख सकते हैं स्पेशल, किसकी मतलब हर एक एजुकेटर की क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। तो जो भी बच्चे पहली बार आए क्लास में सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे और ऑल पर क्लिक कर देंगे जिससे सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लाइक जरूर कर देंगे सभी स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है आप सभी बच्चों के लिए, ठीक है। तो आप सभी बच्चों के द्वारा प्लीज़ एक लाइक मैं उम्मीद कर सकता हूँ इतना तो, ठीक है। तो अभी 101 इस कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना है आप सभी बच्चों को। 10% का डिस्काउंट जरूर आप सभी बच्चों को मिल जाएगा जैसे आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस के लिए इस कोड को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आप सभी बच्चों से एक छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जब तक के लिए आप सभी बच्चों को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना है। सो आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करते रहें। मिलते हैं फिर से एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।